जय सेवा सेवा जौहर। दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हैं अमरकंटक की धरातल पर। इसका एक बड़ा इतिहास है और उस इतिहास को जानना भी बेहद ज़रूरी है। आजकल मैंने देखा है कि अमरकंटक जहाँ पे नर्मदा का उद्गम स्थल है उसके बारे में बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन यहाँ के मेन ट्राइब के उत्पत्ति स्थल के बारे में जानकारी नहीं दी जाती, जो कि आज आपको इस सीरीज़ में मिलने वाली है। उससे पहले हम मिले हैं एक ऐसे शख्स से जो गोंडवाना के आर्थिक व्यवस्था को लोगों के सामने रख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आर्थिक व्यवस्था थी, मैं आपको बता दूं, लोग बोलते हैं कि गोंडवाना की गढ़ व्यवस्था थी, तो कैसी थी? क्या गढ़ होते थे तो क्या एक दूसरे से लड़ते थे? नहीं, गोंडवाना की जो गढ़ व्यवस्था थी उसमें युद्ध बहुत कम होते थे, क्योंकि गढ़ में आप देखेंगे तो हर एक सगा का गढ़ आता है। मेरे कन्ना काव का सालबोडी गढ़ है तो सलामो का अलग गढ़ है, हमारे टेकम जी का अलग गढ़ है तो सोयाम जी का अलग गढ़ होता है। इनके जब अलग अलग गढ़ होते थे तो किसी न किसी से सभी का संबंध होता था। संबंध कैसे होता था? कोई किसी का मामा होता था, कोई किसी का चाचा होता था, तो एक दूसरे के साथ युद्ध करके वो लड़ते नहीं थे। और इससे गोंडवाना का ये भी आर्थिक भार कम हो जाता था, क्योंकि हमारे सैन्य लगेंगे तो सैन्य को बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत सारे शस्त्र लगेंगे। अगर युद्ध ही नहीं होता तो गढ़ व्यवस्था अपने आप आर्थिक परिस्थिति मजबूत हो जाती थी। तो ऐसे ही आर्थिक कंसेप्ट को आपके सामने लाने के लिए मैं मिला हूँ हमारे तिरुमल नारवेन कासव टेकाम जी से। डॉक्टर जी, बहुत बहुत सेवा जवाहर हमारे वीडियो में आने के लिए। दरअसल दर्शकों को बताना चाहूँगा, इनका एक यूट्यूब चैनल है जिनका नाम है कोया पुनेम शोध संगत। जी, पुनेम शोध संगत। हाँ, पुनेम शोध संगत। हाँ। ये चैनल का नाम है। बहुत दिनों से मैं फॉलो कर रहा था। एक वीडियो तो इनके इससे कॉपी करके मैंने बना लिया था, जानकारी लिया था। हाँ। और इनको मैं बताता नहीं था, लेकिन वीडियो से इनके जानकारी लेके मैं अपने वीडियो में डालता था। ये तो मैं सबके सामने आज बता रहा हूँ, क्योंकि नॉलेज का कोई कॉपीराइट नहीं होता। जी। वो ऐसे नदी की तरह बहता है। हाँ। तो सर जी का नंबर ढूंढ के मैं मिलने वाला था, लेकिन वो समय हमें अमरकंटक में मिला है, तो सीधा सर जी से बात करेंगे। सर जी, आप हमारे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत सेवा जवाहर। सबसे पहले तो मैं राहुल भाई आपको जो है ना, आप बताए कि जो है मेरे वीडियो को कॉपी करते थे, तो मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि आप जो है ट्राइबलों के मेरे ख्याल से सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। जी। और बहुत पूरे देश भर में शायद लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। जी। और आप जो है बोल रहे हैं कि जो है मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, तो मेरे लिए गर्व की बात है। नहीं, मैं करता था फॉलो, आज भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ। आपके वीडियो में जो आप जानकारी देते हैं, हाँ। जैसे आपने जो गोंडवाना, गंधवाना, गढ़मंदाना की जो थ्योरी आपने बताई थी, जी। वो थ्योरी जो है मैंने एक वीडियो में इम्प्लीमेंट किया था उसको। हाँ। क्योंकि वो मुझे बेटर लगी। जी। नॉलेज दुनिया में बहुत सारी जगह फैला हुआ है, उस जगह से अगर हम नॉलेज लेते हैं तो अगर उस नॉलेज जहाँ से आया उसको हम क्रेडिट देते हैं तो क्या? बिल्कुल। नॉलेज एक फ्लो है, जो नर्मदा जी जैसे बह रही है वैसे नॉलेज बह रहा है। आज हमारे पास बह रहा है तो कल किसी और जनरेशन के पास बहेगा। तो इसके लिए हम जो चाहते हैं कि नॉलेज जहाँ से आए उस सोर्स को हम पहले देखते हैं। तो सर जी, मैंने ये जो आपके साथ मुलाकात कर रहा हूँ, जो वीडियो बन रहा है जी, वो वीडियो का मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अर्थव्यवस्था है, मेन गोंडवाना की जो अर्थव्यवस्था है, उसको अगर हमारे युवा समझते हैं तो शायद हो सकता है आने वाला जो गोंडवाना है वो अर्थ से परिपूर्ण हो। तो आपका कौन सा काम किस विषय में चल रहा है, ये जरा बताइए। सेवा जोहार। दरअसल बात जो है आर्थिक गण व्यवस्था, आर्थिक गण व्यवस्था के नाम से हम लोग अभी मूवमेंट चला रहे हैं। हाँ। तो आर्थिक शब्द उसमें नया है, लेकिन गण व्यवस्था शब्द जो है ये बहुत पुराना है। गण व्यवस्था का मतलब होता है, गण को अपन देखें तो गण मतलब कबीला या ट्राइब होता है, और उसी से जनजाति शब्द डेवलप हुए हैं। बिल्कुल। तो गण मतलब एक विशेष समूह जिसके अलग से जो है सांस्कृतिक पहचान होते हैं, उसके नियम कानून होते हैं, उनकी व्यवस्था होती है। ऐसे समूहों को गण समूह कहते हैं। जी। और अंग्रेजी में इसी को ट्राइब कहते हैं। बिल्कुल। तो इन ट्राइबल लोगों की जो प्राचीन जो व्यवस्था है, और उसी गण व्यवस्था शब्द से गणतंत्र विकसित हुआ है। बिल्कुल। कबीला तंत्र से ही गण से गणतंत्र विकसित हुआ, क्योंकि तंत्र शब्द मतलब भी व्यवस्था होता है। हाँ। और गण जो शब्द है, हाँ, जो 26 जनवरी को मनाते हैं, हाँ, वो शब्द जो है गण शब्द से विकसित हुआ है, जिसका मतलब ट्राइब होता है। भारत को जो गण शब्द मिला है वो ट्राइब से ही, ट्राइब व्यवस्था से मिला है। हाँ। इसका मतलब ये है कि गणतंत्र जो शब्द है
वास्तव में गणतंत्र शब्द है। इसका मतलब जैसे पाकिस्तान जो है मुस्लिम राष्ट्र है ना, श्रीलंका जो है बौद्ध राष्ट्र है, उसी प्रकार से ऑलरेडी भारत जो है संविधान में लिखा हुआ गणतंत्र है। इसका मतलब ऑलरेडी भारत जो है कबीला राष्ट्र है, क्या ट्राइबल नेशन है। अरे यहाँ से तो बहुत बड़ा इस पर जो है, इस पर हमारा पूरा रिसर्च है। हम गणतंत्र शब्द की जितने शब्दावली है उसको हम डिफाइन करेंगे तो भी साबित होता है। जैसे गणतंत्र को और क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र बोलते हैं। और ट्राइबलों की जो गीत है उसको लोकगीत कहते हैं। ट्राइबलों की जो भाषा है उसको लोक भाषा कहते हैं। ट्राइबलों के जो नृत्य है उसको लोक नृत्य कहते हैं। तो लोक मतलब एक प्रकार से ट्राइबल हुए, आदिवासी हुए। तो लोकतंत्र मतलब तो आदिवासी तंत्र हो गया ना। अरे क्या बात है ना। लोकतंत्र मतलब आदिवासी तंत्र हो गया। ठीक उसी प्रकार से जनतंत्र भी बोलते हैं। लोकतंत्र को जनतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र भी कोई नाम देते हैं, जनतंत्र भी बोलते हैं। तो जन मतलब जो है संवैधानिक दृष्टिकोण से भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनको 4 वर्गों में बांटा गया है। मतलब सुविधा देने के हिसाब से, एक सामान्य वर्ग के लोग हैं, दूसरा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, तीसरा अनुसूचित जाति के लोग हैं, और चौथा अनुसूचित जनजाति। जनजाति शब्द उनके लिए प्रयोग होता है जो अभी भी अपने कबीला व्यवस्था को संभाल कर रखे हुए हैं। अरे जनजाति, हाँ जनजाति। जनजाति उसी को बोलते हैं जिसको ट्राइब बोलते हैं। जी जी जी, है ना। तो ट्राइबल को ही जनजाति कहा जाता है। तो भारत में जनतंत्र है तो यानी आदिवासी तंत्र है। क्या बात, आदिवासी तंत्र है ना। तो भारत के संविधान में ऑलरेडी घोषित जो है ये आदिवासी राष्ट्र है। अगर एक और शब्द पर जाए, इंग्लिश में इसको रिपब्लिक कहते हैं। रिपब्लिक कहते हैं। रिपब्लिक का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो री धन पब्लिक, और री मतलब होता है पूर्व या आदि। जैसे हम कोई गाना सुनते हैं, गीत सुनते हैं, गाना ज्यादा स्पीड में चला जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि रिपीट करो, रिवर्स करो। मतलब री मतलब जो प्रारंभ से शुरू से, है ना जी, रीस्टार्ट करो। तो री मतलब प्रारंभ से शुरू से, आदि से। अब पब्लिक मतलब होता है जनता जी, जनता। पब्लिक मतलब जनता। लेकिन जनता 2 प्रकार के होते हैं। किसी भी देश में 2 प्रकार के जनता होते हैं। एक तो वहाँ का जो है मूल निवासी जनता, और दूसरा जो है कोई दूसरे देश का जो नागरिक है, यदि वहाँ के नियम कानून को पालन करता है तो उसको उस देश का नागरिकता दिया जाता है, वो भी वहाँ का जनता बनता है। यदि हम अमेरिका में बहुत दिन तक रहें तो अमेरिका सरकार यदि हमको नागरिकता देता है, ग्रीन कार्ड, तो हम वहाँ के जनता हो जाएंगे। जी जी, है ना। तो रिपब्लिक शब्द का अर्थ जो है यहाँ जो आज जनता है उसकी परिभाषा नहीं करता है, जो मूल है, रिपब्लिक की परिभाषित करता है। मतलब अभी जो जनता है उससे पहले की जनता की व्यवस्था को रिपब्लिक सिस्टम कहते हैं। यानी वो भी ट्राइब की, आदि जन की व्यवस्था को रिपब्लिक कहते हैं। जी जी जी, है ना। क्या बात। तो इस हिसाब से ये रिपब्लिक हो गया, जनतंत्र हो गया, गणतंत्र हो गया, ये गण व्यवस्था शब्द से विकसित है। अब ये गण व्यवस्था उस समय विकसित हुआ जिस समय पूरी दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा था। इसको भी मैं आप कहें तो मैं बता दूं थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप सबको पता है कि जो है विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। बिल्कुल, ये भीषण युद्ध था। पूरे विश्व भर के जो शक्तिशाली देश थे आपस में लड़ पड़े। जल मार्ग से भी लड़ पड़े, थल मार्ग से लड़ पड़े, वायु मार्ग से भी लड़े। सेकंड जो विश्व युद्ध था, द्वितीय जो विश्व युद्ध था, उसमें बड़ी घटना हुई, परमाणु बम गिराए गए, है ना। जापान के नागासाकी, हिरोशिमा, 2 परमाणु बम जी। तब दुनिया भर के विद्वानों के लगा कि मात्र 2 परमाणु बम जब इतना विनाशकारी हो सकता है, पूरे शहर को उड़ा सकता है। हाँ, जहाँ पर परमाणु बम गिरा है आज भी वहाँ के हवा पानी आज भी दूषित है ना। वो नहीं ले सकते। मतलब जो है रेडिएशन का इतना प्रभाव है, आज भी विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। दुनिया भर के शक्तिशाली देशों को लगा, विद्वानों को लगा कि 2 परमाणु बम गिरने से इतना तहलका मच गया, पलक झपकते ही लाखों लोग मौत के कगार पर चले गए जी। तो पूरे विश्व भर के लोग यदि एक दूसरे पर परमाणु बम गिराएंगे तो कितना खतरनाक होगा, तहस नहस हो जाएगा, पूरा धरती खत्म हो जाएगा। तो विद्वानों ने बीच का हल निकालने के लिए एक सिस्टम बनाया, एक व्यवस्था बनाई, एक संगठन बनाया। उस संगठन का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ जी, यूएन। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया। उसका मकसद सिर्फ 2 ही था कि विश्व में शांति की स्थापना हो। लेकिन शांति की स्थापना के साथ साथ अब शांति की स्थापना में एक सवाल था। सब लोग बोलते हैं कि शांति की स्थापना हो, लेकिन कोई विदेशी दूसरे के देश पर कब्जा करके बैठा है, कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे के जमीन पर कब्जा करके बैठा है, तो शांति तो आ ही नहीं सकता ना। राइट, गुलामी जब तक नहीं निकलेगी तब तक शांति नहीं आएगी। तो उसमें दूसरा प्रस्ताव ये आया कि दुनिया में शांति तभी आएगा जब सभी देशों को आजाद करना पड़ेगा, स्वतंत्रता मिलेगी। गुलाम देशों को आजाद करना पड़ेगा। इसका मतलब विदेशी दूसरे के देश पर राज नहीं कर सकते। राइट,
तो दो चीज़ें आई, पहले शांति की स्थापना, दूसरा जो है दूसरे के देश में दूसरा राज नहीं कर सकेगा, इसका मतलब उस देशों में गणतंत्र की स्थापना करना पड़ेगा। गणतंत्र का प्रस्ताव वहीं से आया जी, शांति के प्रस्ताव और गणतंत्र का प्रस्ताव। तो शांति तो सबको समझ में आया, लेकिन गणतंत्र सबको समझ में नहीं आया, क्योंकि उस समय तक बहुत से देशों में कहीं राजशाही था, कहीं साम्राज्यवादी ताकत था, गणतंत्र कहीं नहीं था जी। तो लोगों ने सवाल किया, भाई ये गणतंत्र होता क्या है? तो उस समय विद्वानों ने कहा कि ट्राइबलों की जो पारंपरिक व्यवस्था है, गण व्यवस्था है, जिसमें महिलाओं को बराबरी का अधिकार है, वो उनमें न्याय करने की ऐसा व्यवस्थित तरीका है, न्याय करने की व्यवस्था है, राज करने की व्यवस्था है, वो कुदरत को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करते, किसी का शोषण नहीं करते। वो ट्राइबलों की व्यवस्था को यदि सभी देश अपना ले तो पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी। तो ट्राइबलों की गण व्यवस्था से निकल करके गणतंत्र को पूरे विश्व में लागू किया गया। क्या बात है ना? तो वो गणतंत्र जो है आज़ादी के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ बनने के बाद जो है वो लागू हुआ। उसके बाद जो है सभी देशों में जो गुलाम बनाए गए थे विदेशी लोग, उसको छोड़ करके जाना पड़ा। अंग्रेज भी उसी प्रस्ताव के तहत जो है इस देश को छोड़ करके अमेरिका जैसे देश का भी वो सॉर्ट आउट हुआ प्रॉब्लम। जी जी। और उसी के तहत जो है सभी विश्व के सभी देशों में लगभग जो है गणतंत्र बनाने की प्रक्रिया चालू हुई। नहीं तो पहले गणतंत्र कहीं नहीं था। तो ये हमारे पूर्वजों की जो गणतंत्र व्यवस्था है उसी को हम गण व्यवस्था कहते हैं, पहले से चला रहे हैं। लेकिन हम गणतंत्र के मालिक होते हुए भी, गणतंत्र के मालिक होते हुए भी, गण व्यवस्था के मालिक होते हुए भी, इस देश का मूल मालिक होते हुए भी हम कहीं पर भी सफल नहीं है आर्थिक रूप से देखा जाए तो, क्योंकि हम अधिकारों के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ दुनिया जो है चांद तारों में पहुंच रहे हैं, मंगल ग्रह में बसने की तैयारी कर रहे हैं, और हम अपने आप को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी भाषा को बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, बड़ा संकट है, और इससे जब तक हम सही समाधान पर नहीं पहुंचेंगे तो एक दो पीढ़ी के बाद ट्राइबल खत्म हो जाएगा। मैं मेरे चैनल से या अन्य जगह से कल्चर तो बता देते हैं हम लोग जी, हाँ, कि परंपरा क्या है, नेंग क्या है, पंडुम क्या है, तुम्हारा इतिहास क्या है, जिस स्थल पर आज है वो भी गोंडवाना का है। हाँ, तो ये तो बता देते हैं, लेकिन लोगों में ये पता नहीं आया कि ये एक्चुअली आज जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है भारत की तो कहाँ से आई है, और गंडवाना यानी हमारे जो गणतंत्र की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो कैसी थी। हाँ, हाँ। तो आपके द्वारा मैं चाहूँगा कि वो अर्थव्यवस्था आप थोड़ा सा मोटा माटी बताने की कोशिश करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल बात जो अर्थव्यवस्था को हम समझें तो बीच में जो रुपया आया है ना, तब से अर्थव्यवस्था की परिभाषा बदला है। अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि हमको किसी चीज़ की कमी ना पड़े। जैसे हमारे पास खाने पीने की चीज़ें हैं, प्राकृतिक संसाधन है, पानी है, शुद्ध हवा है, जमीन है, खेती है, एग्रीकल्चर, सारा चीज़ है। तो हम उस दृष्टिकोण से देखें तो हम बिल्कुल भी गरीब नहीं हैं। हम गरीब की श्रेणी में कब आए? जब अमीरी गरीबी की परिभाषा रुपयों के आधार पर परिभाषित किया जाने लगा। अरे क्या बात है, क्या बात है ना, ये बहुत बड़ा रुपयों के ऊपर जब परिभाषा बनने लगा। पहले अमीर व्यक्ति उसको कहते थे जिसके पास जमीन ज्यादा होता था, मवेशी ज्यादा होता था, खेत ज्यादा होते थे, जंगल ज्यादा होता था, उसको अमीर व्यक्ति कहा जाता था। गाँव में बड़ा व्यक्ति बोलते, अमीर बोलते नहीं थे, समृद्ध व्यक्ति बोला जाता था, है ना, गाँव का गाँवटिया व्यक्ति बोला जाता था। लेकिन आज जो है समृद्ध व्यक्ति उसको कहा जाता है जिसके पास रुपया ज्यादा होता है, जिसके कारण से अचानक हमारे हाथों से जो है सारे चीज अब रुपयों पर केंद्रित हो गया। जो भी खरीदना है रुपयों से ही मिलेगा। ऐसे में जो है हम गरीब की श्रेणी में आ गए। तो वर्तमान अर्थव्यवस्था को हमको ठीक करने के लिए रुपयों पर आधारित अर्थव्यवस्था में जाना पड़ेगा। जी, प्राकृतिक संसाधन पर जो अर्थव्यवस्था थी हमारी, उसको हमको रुपयों पर आधारित अर्थव्यवस्था में शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करना भी पड़ेगा और उसे सीखना भी पड़ेगा। तो उसी में गण व्यवस्था में आर्थिक शब्द जोड़ करके आधुनिक जो उद्योग व्यापार है उसको शामिल करते हुए हमारी प्राचीन जो व्यवस्था है संसाधनों की, दोनों को मिक्स करके आर्थिक गण व्यवस्था बनाए गए हैं। अभी तक जितने भी ट्राइबल समुदाय है जमीन पर निर्भर थे, जंगल पर निर्भर थे, जी, यानी प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर थे। अब जमीन पर हमारी निर्भरता थी, जंगल पर निर्भरता थी। हम मतलब जमीन से जो भी उत्पादन करते थे उसको बेच करके हम उसके बदले में रुपया कलेक्ट करते थे और रुपया के माध्यम से कुछ जरूरत की चीजें खरीदना शुरू किया, है ना, और वनोपज इकट्ठा करके उसको बेच करके उसके बदले में कुछ खरीदना शुरू किए। ये जब से आधुनिक बाजार आया तब से, रुपया आया तब से।
अब बड़ा समस्या ये आ रहा है कि हमारी जो ज़मीन है, हाँ, एग्रीकल्चर की जो ज़मीन है लगातार घटते जा रहा है। पहले आज़ादी के समय करीब जो है 60 एकड़ 70 एकड़ प्रत्येक लोगों के पास, व्यक्ति के पास होता था। हाँ, आज 4 से 5 एकड़ है। हाँ, 70 साल के भीतर में ही हाँ, हमारी ज़मीन जो है 4 एकड़ 5 एकड़ में आ चुका है और जंगल पर अधिकार खत्म हो चुके हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था का सिर्फ एक ही स्रोत बचा है, ज़मीन, खेती। हाँ। और 70 सालों में 75 सालों में मात्र जो है 4 एकड़ 5 एकड़ ज़मीन बचा है। तो अगले 70 सालों में कितना ज़मीन बचेगा? बचेगा ही नहीं, कुछ नहीं बचेगा। हाँ। ना हमारे पास घर बनाने के लिए ज़मीन बचेगा, ना ही जो है खेती करने के लिए ज़मीन बचेगा, और ना ही मरने पर दफनाने के लिए ज़मीन बचेगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि सभी किसान खेती करना बंद कर देंगे। पूरे भारत में जितने भी किसान हैं सब खेती करना बंद कर देंगे। ज़मीन इसलिए घट रहा है क्योंकि ज़मीन एक पैतृक संपत्ति होता है और जितने भाई होते हैं उतने भाइयों में उसका बंटवारा होता है। हाँ, तो वो बढ़ते चला जाता है। मान लीजिए हमारे पास यदि 4 एकड़ ज़मीन है, 2 भाई हैं, हाँ, तो 2-2 एकड़ आएगा। हाँ। फिर अगले पीढ़ी में 2 भाइयों में बटेगा, हाँ, 1-1 एकड़ आएगा। हाँ। फिर अगले पीढ़ी में आधा एकड़ आएगा। हाँ। फिर उस जमीन का बंटवारा जो है डिसमिल में होगा, फिर मीटर में होगा, फिर इंच में होगा, फिर घर बनाने के लिए ही रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। हाँ। तो गांव की यदि सारे जमीन खत्म हो जाएंगे भाई बंटवारे में जी, तो निश्चित है कि कोई खेती नहीं करेगा। हाँ। जब पूरे गांव खेती नहीं करेगा तो रोजगार की तलाश में शहर की तरफ जाएगा। हाँ। शहर में जनसंख्या घनत्व बढ़ जाएगा। हाँ। सब किसान खेती करना बंद कर देगा। हाँ। लेकिन खाना खाना कोई बंद नहीं करेगा जी, है ना। तो भोजन तो पैदा करना पड़ेगा ना, वो जमीन में ही पैदा वो मशीन में तो नहीं हो सकता। हाँ, तो उस समय एग्रीकल्चर ब्लॉक बनाए जाएंगे, जैसे कोल ब्लॉक होता है। हाँ। और कोल ब्लॉक को बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो है लीज में दिया जाता है कोयला निकालने के लिए। ठीक उसी प्रकार से एग्रीकल्चर ब्लॉक होगा। और एग्रीकल्चर ब्लॉक में बड़े बड़े उद्योगपति एग्रीकल्चर का प्लांट लगाएंगे। हाँ, और उद्योगपति अनाज पैदा करेंगे और वो देश को देंगे और हम उद्योगपतियों का अनाज खरीद करके खाएंगे और गुलाम बन जाएंगे। देखिए एक चीज और होगा। हाँ। जब हमारे पास जमीन नहीं होगा। हाँ। तो निश्चित है हमारे पास रसोई घर भी नहीं होगा ना। हाँ। इसका मतलब कोई खाना भी नहीं बनाएगा। हाँ। खाना नहीं बनाएगा, इसका मतलब जो है ब्रांडेड कंपनियों का पका पुकाए भोजन का पैकेट आएगा बाजार में, वो देंगे तो हम खाएंगे, नहीं खरीद के खाना पड़ेगा। हाँ। खरीद के खाना पड़ेगा। हाँ। और खरीद कर खाने के लिए हमारे पास रुपया कहाँ से आएगा? सबके पास नौकरी होगा नहीं। हाँ, मजदूरी करके हमारे पास रुपया आएगा, उस रुपये से हम क्या करेंगे? भोजन खरीदेंगे। हाँ। ब्रांडेड वाला भोजन, जैसे आजकल खाने पीने की चीज़ें पैकेट में आता है, 3 महीने 6 महीने का एक्सपायरी डेट होता है। हाँ। हम अपने घरों में पहले दिन का खाना दूसरे दिन नहीं खाते हैं। हाँ। लेकिन फैक्ट्री में उद्योग में बना हुआ भोजन को हम 6-6 महीने 3-3 महीना तक खाने के लिए मजबूर होंगे। घर में भरे हुए पानी को दूसरे दिन नहीं पीते हैं। हाँ। लेकिन बोतल वाला पानी पीते हैं ना जी, 3 महीने तक चलता है। हाँ। है ना। तो उद्योग में सारा चीज बनने लगेगा। सिर्फ भोजन ही नहीं, पानी भी उद्योग में बनना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, है ना। पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं जी, वायु प्रदूषित हो रहा है, तो ऑक्सीजन भी उद्योगपति ही बनाएगा। कोरोना काल में आप लोगों ने देख लिया है एडवर्टाइजिंग में, है ना, ऑक्सीजन का महत्व। ऑक्सीजन कौन बनाता है? पहले नेचर बनाता था ना, लेकिन अब उद्योगपति फैक्ट्री में बना रहा है, पैकेट में आता है, सिलेंडर में आता है जी। ठीक है, तो भविष्य में न तो हमारे पास भोजन खरीदने के लिए पैसा होगा, न पानी खरीदने के लिए, क्योंकि पानी भी हमको खरीद के ही पीना पड़ेगा। पीने के सभी पानी स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं जी। तो पानी भी उद्योगपति ही बनाएगा। हाँ। ऑक्सीजन भी उद्योगपति बनाएगा, यानी जल भी उसके पास, जमीन भी उसके हाँ। पास, अन्न भी उसके पास। और डॉक्टर के पास जब जाएंगे हाँ। तो निश्चित रूप से बहुत ढेर सारी बीमारी होगी शरीर में, क्योंकि हम फैक्ट्री में उत्पादित भोजन और पानी का सेवन कर रहे हैं। एक शरीर में 10-20 तो बीमारी होगा। डॉक्टर पर्ची में लिखेगा, दवा पर्ची में तो शुगर का भी दवा लिखेगा, बीपी का भी दवा लिखेगा, साथ में फेफड़े का भी दवा लिखेगा, सब सारा जितना बहुत रिएक्ट करेगा। अब समस्या यह है कि फेफड़े की बीमारी की कोई दवा नहीं है। हाँ। उसका एक ही दवा है, शुद्ध हवा। हाँ। डॉक्टर पर्ची में लिखेगा, सारे दवा के साथ साथ में आपको ऑक्सीजन का बैग भी खरीदना है, ऑक्सीजन का बैग भी खरीदना है। हाँ। डॉक्टर ये बोलेगा आपको बाहर का हवा नहीं लेना है। हाँ। जिससे आदमी बीमार पड़ता है, अब तो क्या बोलते हैं डॉक्टर जो है हाँ। कि आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, बाहर का पानी नहीं पीना है। आने वाले समय में डॉक्टर बोलेंगे कि आपको बाहर का हवा नहीं लेना है, आपको रेडीमेड लेना है और वो लेना है। अब सवाल यह है कि आदमी बाहर का हवा नहीं लेगा तो कहाँ का लेगा? तो वो बोलेगा कि मेडिकल स्टोर से लेना।
है ना। अब मेडिकल स्टोर से ब्रांडेड ऑक्सीजन का दवा लेंगे, हाँ। अपने बैग में लेकर के चलेंगे, जैसे ही दम फूलेगा अपने नाक में लगाएंगे और चलेंगे। तो सारा चीज़ जो है प्राकृतिक जो संसाधन है उसको कभी भी जो है खरीदने बेचने की वस्तु नहीं रही जी। भोजन इंसान को छोड़ करके कोई भी जीव जंतु नहीं खरीदता है, फिर भी भूखा नहीं मरता है। चींटी, चिड़िया, जितने भी जानवर है ना, अपना भोजन जो है कुदरत उसके लिए बना करके रखा है, कोई नहीं खरीदता है जी, है ना। उसी प्रकार से पानी कोई नहीं खरीदता क्यों, कुदरत बना करके रखा है। हवा को कोई नहीं खरीदता है, कुदरत बना करके रखा है। लेकिन इस उद्योग व्यापार के युग में हवा, पानी, भोजन, औषधि हमको उद्योगपतियों से खरीद के उपयोग करना पड़ेगा। आने वाले समय में उद्योगपति बोलेगा कि हवा मैं बनाता हूँ, पानी मैं बनाता हूँ, हाँ। भोजन मैं बनाता हूँ, तो इस धरती का तो अधिपति बन जाएगा ना उद्योगपति जी, है ना। इस धरती का अधिपति मालिक बन जाएगा और फिर से गुलाम बन जाएंगे, फिर से गुलाम बन जाएंगे। आपने जो ये अंधकारमय भविष्य के बारे में जो इमेजिन करने को बोला है, हाँ, ये इतनी बड़ी सच्चाई है कि इससे अगर हम वाकिफ नहीं होंगे तो बहुत नाश है, विनाश है जी, अगले टाइम में। हाँ। तो ये जो आप बातें बताते हैं, तो आप किस जरिए बताते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे सेमिनार लेते हैं, इसके बारे में बताइए। हाँ। यदि हम जो है ना खुद जो है उद्योग व्यापार की तरफ नहीं जाएंगे तो उद्योगपतियों का गुलाम होना तय है। और हम जो भोजन करेंगे वो भोजन नहीं कहलाएगा, वो आदमी चारा कहलाएगा, चारा ही कहलाएगा, है ना। हाँ। जैसे जो है गांव की जो मुर्गी है उसको पालने के लिए मुर्गी चारा देने की जरूरत नहीं पड़ता, वो अपने से चर के आ जाता है। गांव में जो पशु है उसको पालने के लिए अलग से पशु चारा देने की जरूरत नहीं पड़ता, वो चर के आ जाता है। पैकेट में या बोरी में ब्रांडेड कंपनी का जो चारा आता है उसको पशु चारा, मुर्गी चारा, मछली चारा बोलते हैं। हम जो भोजन का उपयोग करेंगे आने वाले समय में ब्रांडेड कंपनियों का पैकेट में आएगा, बोरी में आएगा, तो आदमी चारा कहलाएगा और हम आदमी चारा खा करके जीवित रहने को मजबूर होंगे। दूसरी तरफ जो है पूरी जनसंख्या गांव से शहर में शिफ्ट हो जाएगा। शहर में इतने बड़े आबादी को रहने के लिए क्या जगह होगा? नहीं। लोग सड़क किनारे रहने के लिए मजबूर होंगे। छोटा मोटा जो नौकरी करेगा वो कैफिन हाउस में रहेगा। कैफिन हाउस हांगकांग में बने हुए हैं। एक ताबूत नुमा, बक्सा नुमा कमरा को कैफिन हाउस कहते हैं हांगकांग में। एक बाथरूम के आकार के कमरे एक व्यक्ति के लिए नहीं, उसमें एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं। बाथरूम के आकार के कमरे, उसी कमरे में एक बिस्तर लगा होता है। बिस्तर को एक साइड को जब उठाएंगे, फोल्डिंग वाला बिस्तर, तो एक साइड आपको शौचालय मिलेगा, उसको पैक करिए। दूसरे साइड को उठाएंगे तो किचन के बर्तन मिलेंगे, वहीं आप खाना बनाइए और इधर जो है निकालिए, फिर उसमें सो जाइए। वहीं बच्चों को भी सुलाना। इस टाइप से पिंजड़े नुमा जो कमरे हैं उसको कैफिन हाउस कहते हैं। आने वाले दिनों में भविष्य वो चालू हो चुका है, हांगकांग में है। आप गूगल वगैरह में सर्च करेंगे ना कैफिन हाउस, तो मैं जो बता रहा हूँ उससे बड़ा खतरनाक दृश्य दिखता है। अरे मैंने तो इमेजिन कर लिया, तो मेरे रोंगटे। दूसरा चीज, एक तरफ जो है आदमी चारा का भोजन करेगा, वो आदमी चारा खाएगा, उद्योगपतियों का दिया हुआ पानी पिएगा और पिंजड़ा में रहेगा। तो आदमी जानवर बनने की तैयारी कर रहा है ना जी। हाँ, और जानवर आजाद होने की तैयारी कर रहा है जी। इंसान जब खुद को पाल नहीं पाएगा तो जानवर को कहाँ से पालेगा? तो जानवर आजाद हो जाएगा और इंसान पिंजड़े में कैद होगा। अरे ये इतना भयानक संकट, भयानक आपने दृश्य बताया है ना। और ये बहुत जल्दी आने वाला है, मतलब ये 2 पीढ़ी के भीतर आ जाएगा। 100-150 सालों में, उतना नहीं, 100 सालों में, 50 साल के भीतर। जी 50 साल के भीतर आने वाला है। वो शुरू हो चुका है। अभी भी कई ठो बड़े बड़े शहरों में जाएंगे ना, तो बाथरूम के आकार के कमरे में रहते हैं लोग जी। वो चीन का तो है, वैसे भारत में भी है। जो गरीब आदमी है, जिसके पास उतना रुपया नहीं है, वो ऐसे कमरे में नहीं। आज भी तो फुटपाथ पर लोग सोते ही हैं मुंबई में। समाधान ये है कि इसका समाधान ना तो राजनीति में है और ना किसी और के पास है। राजनीति में इसलिए नहीं है, यदि हम अपने समाज का प्रधानमंत्री भी बना दें, ट्राइबलों का राष्ट्रपति भी बना दे, तो भी हमारे घटते हुए जमीन को नहीं बचा सकता, तो भी प्रदूषित होते हुए पानी को नहीं बचा सकता। ये भीषण आर्थिक संकट आने वाला, उसको नहीं रोक सकता जी। तो इस व्यवस्था का एक ही समाधान है, गंड व्यवस्था के भीतर है जी। ट्राइबलों की जो सिस्टम है ना, उसके भीतर इसका समाधान है। इसका हम लोगों ने रिसर्च किया है ना। तो ट्राइबल जो है गांवों की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का रिसर्च करेंगे ना, तो अपने सारे प्रकार के संसाधन वो पहले से बना करके रखे हुए थे जी गांव में, है ना। गांव में
वो धान की कोठी रखते थे, सामूहिक अनाज का भंडार रखते थे जी। और जब किसी वर्ष में जो है पानी वानी नहीं गिरता था, फसल नहीं होते थे, तो लोग उसी गोदाम से जो है अनाज को आपस में बांटते थे और ब्याज दे करके ब्याज सहित जो है धान को आज भी चलता है ना। हाँ, धान को बढ़ा करके मान लीजिए 10 किलो धान लिए तो बदले में 15 किलो धान जमा किए खेती करने के बाद। इस टाइप से व्यवस्था चलती थी। ये आज भी है हमारे नार व्यवस्था में। छत्तीसगढ़ में बरार कहते हैं और दूसरा जो है खरवन। बरार का मतलब होता है गांव में सामुदायिक लेवल पर जब भी कोई सार्वजनिक काम करना रहता है, जैसे गांव में जो है गांव का जो है पारंपरिक जो पेंट थाना है उसका पूजा पाठ करना हो तो घरों घर बराबरी से 10 रुपया या 5 रुपये इकट्ठा करते हैं, उसको बरार कहते हैं हमारे तरफ। अलग अलग हम लोगों ने उस पर रिसर्च किया कि जो है संथाल बेल्ट में क्या बोलते हैं, उरांव लोग क्या बोलते हैं, तो सभी में ये बरार व्यवस्था है। भाषा में अंतर है, कहीं मुरई बोलते हैं, कहीं जो है उसको मूर बोलते हैं, कहीं बरार बोलते हैं, कहीं बिरार बोलते हैं, इस टाइप से है। तो ये बरार और चंदा में अंतर है। चंदा का मतलब ये होता है जब हम एक पर्ची छपवाते हैं और बड़ा आदमी छोटा आदमी जो ज़्यादा दे सकता है वो ज़्यादा देगा, जो कम दे सकता है वो कम देगा। जैसे अभी गणेश दुर्गा में जो इकट्ठा करते हैं कि आप बड़ा आदमी हो तो भाई 2000 दीजिए, आप छोटा आदमी हो तो 100 रुपया दीजिए। इस प्रकार की जो अस्थायी व्यवस्था है उसको चंदा कहते हैं। लेकिन बरार और चंदा में सबसे बड़ा अंतर है कि बरार में जो है ना छोटा बड़ा आदमी नहीं, परिवार हिसाब से बराबरी से जो कलेक्शन किया जाता है, परिवार हिसाब से आज भी होता है, आज भी होता है नार व्यवस्था में। अच्छा, आपके तरफ भी है ना। मान लीजिए यदि 10 रुपये घोषणा किया गया है कलेक्शन करने का तो 10 रुपये ही कलेक्शन करेंगे। बिल्कुल। या 1 किलो अनाज पैदा इकट्ठा करने का घोषणा किया गया है तो 1 किलो अनाज ही इकट्ठा करेंगे। इसी प्रकार से खरवन होता है। खरवन मतलब जो है हमारे जो सहयोगी जो अन्य जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे गांव में जो है दियारी होता है, बैगा होता है, भूमका होता है, साल भर में हम उत्पादन का कुछ हिस्सा उनके लिए अलग से निकाल के रखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे पेन को प्रधान पठाड़ी बोलते हैं हम लोग, जो भी है जी। उसी प्रकार से जो है गाय चराने वाले जो है राउत है उसके लिए गैया को भी वो उनको भी देते हैं। तो कुछ हिस्सा हम जो है ना उनके लिए एक टोकरी में निकाल के रखते हैं। उस टोकरी में जो है अनाज भी होता है, प्याज लहसुन दाल वगैरह भी होता है, नमक भी होता है। उसको खरवन बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। अलग अलग जगह उसको नाम अलग अलग है। सीधा भी बोलते हैं हमारे। हाँ, सीधा बोलते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये खरवन और बरार की जो व्यवस्था है ना सिर्फ गांव तक सीमित है, ब्लॉक जिला में नहीं है। बस उसी को हम लोगों ने एक नियम बनाया, एक लिखित जो है डॉक्यूमेंट बनाया और अपने सरगुजा संभाग के, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में 6 जिलों में हम लोगों ने पहले जो है उसको लागू किया कि गांव लेवल पर जो बरार और खरवन है उसको हमको सेंट्रल लेवल पर ले जाना है, यानी सिटी लेवल पर शिफ्ट करना है उसको। हाँ, मतलब सभी ट्राइबलों में सेंट्रल लेवल पर ले जाना है। पूरे भारत में 12 करोड़ आदिवासी हैं। अब 12 करोड़ आदिवासी जो है अपने गांव में जिस तरीके से बरार देता है उसी प्रकार से एक सेंट्रल खाता में अपना योगदान दे। जिस प्रकार से भारत के सभी लोग जो है भारत सरकार को इनकम टैक्स देते हैं, है ना। उसी प्रकार से हम जिस समाज में पैदा हुए हैं उस समाज को हम कुछ नहीं देते हैं। तो समाज के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जो एक मुट्ठी चावल का बिल्कुल कस्टम सिस्टम सामने रखा था, तो उसी सिस्टम बिल्कुल एक मुट्ठी चावल और दादा मरकाम ने शुरू किया था। वो बहुत जगह जो है सक्सेस रहा। अब कई गुणवाना बैंक भी उससे शुरुआत हुआ था। हम जो है उसी को थोड़ा और अपडेट समय के साथ और अपडेट करते हुए उसको हम लोगों ने जो है खरवन और बरार के रूप में नाम देते हुए तो हम लोगों ने ये सेंट्रल लेवल पर जो लागू बरार है उसको उसमें हमने कैटेगरी बांटा, 2 कैटेगरी। एक तो जो है अधिकारी कर्मचारी अथवा जो रेगुलर इनकम कमाने वाले हैं, मंथली इनकम कमाने वाले, वो अपने इनकम का 1% समाज को देगा, समुदाय को देगा, अपने इनकम का 1%। सरकार को कितना टैक्स देते हैं? 10% से ऊपर इनकम टैक्स देते हैं। तो जिस समाज में पैदा हुए उसको कितना देना है? मात्र 1%। यदि हमारी सैलरी 20,000 है तो 20,000 का 1% होता है 200 रुपये महीना, है ना जी। पूरे भारत भर के ट्राइबल एक ही खाता में जमा करेगा। जिस प्रकार से भारत में एक ही RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी प्रकार से पूरे भारत भर में एक ही सेंट्रल कोष होगा। उस कोष में सारे राशि जमा होंगे और उस कोष का मालिक कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि ट्राइबलों का एक सरकार की तरह से वो चलेगा। प्रतिनिधि समाज से चुन करके आएंगे, वो इस सिस्टम को चलाएंगे, है ना। और दूसरा बरार में ही हम लोगों ने दूसरा कैटेगरी ये रखा कि आम पब्लिक, समाज के जो आम पब्लिक है वो अपने खर्चा में से प्रतिदिन 1 रुपया बचत करेगा। महीने में 30 रुपया, तो साल भर में 365 रुपया बचत होगा।
वो समाज के नाम से बचत करना है। तो प्रत्येक ट्राइबलों को जो 18 साल से ऊपर है, समाज को 365 रुपया अपने खर्चे में से बचत करके देना है। अब बहुत से लोग बोल सकते हैं कि भाई हमारा तो इनकम ही नहीं, तो हम खर्चा कहाँ से बचत करेंगे, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन वो खर्चा करता है बाजार में, और हर खर्चे में सरकार को 18% जीएसटी देता है। जीएसटी देता है, उनको पता ही नहीं है। हाँ। तो जब सरकार को आप 18% जीएसटी दे सकते हो तो जिस समाज में पैदा हुआ उसको 1 रुपया देना है भाई, है ना। तो भारत में 12 करोड़ आदिवासी हैं। 12 करोड़ आदिवासी एक दिन में 1 रुपया भी देना शुरू किया तो एक ही दिन में 12 करोड़ रुपया होगा ना। हाँ, राइट। और 365 रुपया की दर से यदि साल भर में एक बार भी देता है तो 43 अरब 80 करोड़ होता है। और वो धन जो आर्थिक है वो आने वाले जो अंधकार भविष्य को है, हाँ, उससे बचा सकता है। हाँ जी। और इसके तहत जो है एक दूसरा कंपनी है कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड, जो सभी प्रकार के सामानों को बेचने की व्यवस्था करेगी। तीसरा है कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड, जो हमारे जितने भी संसाधन है उस संसाधनों को प्रोसेसिंग करवाएगा। हमारी समस्या क्या है कि हम कच्चे में ही बेच देते हैं सामानों को। मान लीजिए हमने गेहूं पैदा किया तो गेहूं को गेहूं की तरह बेच देते हैं। जिस दिन गेहूं को हम आटा बना करके पैक करके बेचेंगे उस दिन हमारे हाथ में उद्योग होगा। क्या बात। जिस दिन हम सरसों को सरसों की तरह ना बेच करके उसको तेल निकाल करके उसको ब्रांडिंग करके बेचेंगे उस दिन हमारे हाथ में उद्योग होगा। तो सारे कच्चे माल हमारे गाँव में है जी। सभी प्रकार के कच्चे माल हमारे गांव में है। जब हमारा गांव ही उत्पादन करने लगेगा तो अन्य उद्योगपतियों के पास जब कच्चा माल ही नहीं जाएगा तो उद्योग हमारे ऊपर हमारे सिस्टम में शिफ्ट हो जाएगा, ट्राइबलों के पास उद्योग होगा। बिल्कुल। तो आर्थिक आज़ादी आ जाएगी, है ना। इसी को ये समग्र रूप से आर्थिक गण व्यवस्था कहते हैं। इसका बहुत बड़ा इवेंट अभी रांची में हो रहा है 9 फरवरी से 12 फरवरी, यानी झारखंड रांची में। हाँ। वहाँ खेल गांव मैदान है, टाना भगत इंडोर स्टेडियम, खेल गांव रांची शहर में। हाँ। एक वो उसको खेल गांव की तरफ डेवलप ही किया गया है। वो सभी प्रकार के खेलों का स्टेडियम है वहाँ। वहाँ पर 9 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में 2023 में अभी होना है। यानी 9 से 12 यानी 3 दिन का सम्मेलन है। 4 दिन का। हाँ, 4 दिन का सम्मेलन है जी। उसमें हम अपील करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से सभी ट्राइबल समुदाय से कि आप लोग अपने अपने संगठनों से और अपने अपने गाँवों से जितना ज़्यादा हो सके आप लोग पंजीयन कराइए वहाँ जाने के लिए जी। एक गांव से कम 55 ट्राइबलों को भेजिए। पंजीयन का मतलब ये है कि 4 दिन का जो व्यवस्था है, हाँ, 4 दिन में जो है वहाँ भोजन की व्यवस्था होगा, हाँ, रहने की व्यवस्था होगी, हाँ, 2000 रुपया वहाँ का व्यवस्था शुल्क रखा गया। 2000 के अंदर ही एक व्यक्ति का 2000 के अंदर ही आपको 4 दिन का भोजन, 4 दिन रहने की व्यवस्था, हाँ, 4 दिन जो है शौचालय की व्यवस्था, 4 दिन सारे व्यवस्था, हाँ, सिर्फ आने जाने की व्यवस्था आपको खुद को करना होगा। हाँ। बाकी जो है सारा टेंशन खत्म 2000 रुपया के भीतर। तो आपने कोई ऐसा साइट बनाया है? हाँ, इसका वेबसाइट है। हाँ। इसका वेबसाइट का नाम है UTGA event.org। हाँ। UTGA event.org जो ORG। हाँ। इसमें जाएंगे तो वहाँ पर जो है वो पंजीयन करने का दिया गया है। हाँ, तो पंजीयन करके सेमिनार में आना है, सेमिनार में जाना है जी। वहाँ पर ऑटोमेटिक आपको जो है टिकट जनरेट होगा वहाँ जाने के लिए। हाँ। इसी प्रकार से कोई हमारे समाज के जो उद्यमी हैं, हाँ, वहाँ स्टॉल लगाना चाहते हैं, हाँ, तो स्टॉल भी लगा सकते हैं। स्टॉल बुकिंग के लिए वहाँ 4000 रुपया रखा गया है जी। तो 2000 पंजीयन का और 4000 जो है स्टॉल का, दोनों मिलाकर के 6000 रुपया वहाँ पेड करना पड़ेगा जी, जी, जी। तो ये स्टॉल वालों के लिए है। इसके अलावा जो है जो नहीं जा पाएंगे उस कार्यक्रम में, हाँ, वो अपने जगह से बैठ करके उसको डोनेट भी कर सकते हैं जी। और डोनेट करने से फायदा ये है, हाँ, कि अभी इनकम टैक्स भरने का समय आ रहा है मार्च में। हाँ। उसमें आयकर विभाग में जब हम छूट के लिए लगाते हैं 80G के तहत छूट मिलता है ना, हाँ, वो छूट आपको मिलेगा। हाँ। हमारा जो यूनाइटेड ट्राइब गणवाना एसोसिएशन, हाँ, सेक्शन 8 कंपनी है, हाँ, चैरिटेबल कंपनी है, हाँ, वो सोशल वर्क करने के लिए बनाए गए हैं। आयकर में छूट मिलेगा, उसका पावती कोई यदि इनकम टैक्स भरते समय कोई लगाएगा, हाँ, तो उसको आयकर में छूट मिलेगा, वो डोनेशन भी कर सकते हैं। क्या बहुत सेवा जोहार आपके इस अमूल्य मार्गदर्शन से। दर्शकों को बताना चाहूँगा, देखिए टेकाम जी ने एक मुझे अलग विषय में ले गए थे, वो जो अंधकारमय भविष्य है। ऐसे तो मैं सोचता था कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन आपने वो डायरेक्ट बता दिया कि वो क्या होने वाला है कारपोरेट सेक्टर में जी। तो उससे हमें ये तो समझ में आ गया कि आज नहीं तो कल हमें पूरे भारत के ट्राइब, एक गोंड प्रधान अमका ढमका नहीं, ऑल टोटल
भारत के ट्राइब को मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जो व्यवस्था हमें हमारे वजूद को जिंदा रखेगी। नहीं तो जैसे कि आपने कहा था कि पशु खुले हो जाएंगे और हम पिंजरे में चले जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ऐसा ना हो। और आप जैसे कि सर जी ने कहा कि इनकी वेबसाइट यहाँ पे शो हो रही है, तो आप ज़रूर इस वेबसाइट पे क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। मैं कंफर्म तो नहीं बता रहा, लेकिन आने की कोशिश मेरी रहेगी आपके सेमिनार में। हाँ। तो बताऊंगा मैं आपको कंफर्म अगर हो जाता है तो। बहुत सारे शेड्यूल है। तो सर जी को यहीं पे सेवा जोहार करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में बताइए कि सर जी ने जो मॉडल बनाया है, जो बता रहे हैं, वो आपको पसंद आया, नहीं आया, क्या हुआ, ये आप ज़रूर कमेंट में बताइए। मिलता है अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम। जय सेवा।